फिजिक्स कोर्स में अब बहुत कम समय रह गया है और अब ही सही टाइम है अपनी तैयारी को एक्सेलरेट करने का। और इस तैयारी को एक्सेलरेट करने के लिए ये वीडियो आपके बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड्स में आने वाले वो सभी ग्राफ्स बताने वाला हूं कि जो अगर आपको कहीं पे दिक्कत दे रहे हैं, कहीं कोई और समस्या है, तो ये वीडियो देख के आप अपने ग्राफ का मामला कर सकते हैं पूरी तरीके से सॉल्व। कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। साथ के साथ इस वीडियो में जिन टॉपिक्स के ग्राफ्स मैं आपको बताऊंगा उन टॉपिक्स को जरूर आप दुरुस्त कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम ग्राफ्स देख लेते हैं और ग्राफ के आने वाली टेंशन को हमेशा के लिए करते हैं सीधा खत्म। आइए सीधा देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कहां से ग्राफ आ सकता है? तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वहां पर आप देखेंगे तो ऑल्दो मैंने वहां पर इसको नहीं डाला हुआ है, बट फिर भी भाई एप्लीकेशन का तो पार्ट है ही ना। तो ऐसे में आप ये सारे ग्राफ्स बिल्कुल अच्छे से करके रखिए। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और आर होता है बेटा डिस्टेंस के, इससे आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो किस हिसाब से कम रहती जाएगी। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आते हैं तो हमारे पास स्फेरिकल शेल आता है। स्फेरिकल शेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ये है। इस ग्राफ का लब्बे लुबाब ये है कि अगर आप एक स्फेरिकल शेल ले लो, मोटा मोटा आप ऐसा समझो कि आपने टेनिस की एक बॉल ली है। टेनिस जो होता है ना, टेनिस की आपने एक बॉल ले ली और टेनिस की जो बॉल है वो बेसिकली कैसी है, खोखली है। या टेनिस बोले, टेनिस से शायद ना रिलेट करें बच्चे, बैडमिंटन ले लेते हैं। बैडमिंटन की कॉस्को की बॉल होती है ना, अंदर से खोखली होती है। तो वो बॉल पे अगर आपने ऊपर बहुत सारा चार्ज डाल दिया है तो उस बॉल की वजह से अंदर सरफेस पे और दूर तक, बाहर तक कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी, तो उसका ग्राफ है। इसकी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकती है। सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो सेंटर से लेके जैसे जैसे बाहर जाएंगे आपको कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं मिलती। उसके बाद सरफेस पे एकदम से मैक्सिमम मिलती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाती है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जरूर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछी है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको मत देखिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल जरूर करिएगा। इसका ग्राफ अच्छे से याद रखिए। इसको जब सॉल्व करते हैं तो अगर एक प्लेन शीट के इस तरफ या इस तरफ पूछा जाए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, और जब सॉल्व करते हैं, जब हम कैपेसिटर में करते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी डेरिवेशन रहती है। इसका अगर आप देखें तो ई जो होता है बेटा वो कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, आर के इंडिपेंडेंट होता है। तो चैप्टर 1 में से ये ग्राफ्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 में आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका ग्राफ तो ऐसा है इनवर्सली, लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा रहता है। ठीक है, बस फर्क क्या है कि ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आप बेसिक आइडिया आप रखिए। हालांकि ऐसा बेसिक ग्राफ मुझे नहीं लगता सीबीएसई देगा, बट फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ इंसुलेटिंग स्फीयर, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको पता है कि जब आप सेंटर से बाहर की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद लीनियरली कह रहे हैं, नॉन लीनियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 है। ये ग्राफ्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान से देखिए, आपके पास कंडक्टर है, यहां आपके पास एलॉय है, और यहां ध्यान से देखिए आपके पास बेसिकली सेमीकंडक्टर है। इन तीनों के ही ग्राफ कि भैया एक तरफ रेजिस्टिविटी और एक तरफ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी कैसे बिहेव करती है वो आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई का एक क्वेश्चन बनता है जो गैलियम आर्सेनाइड से पूछा जाता है, और बच्चा ना गलती करता है, इसको सेमीकंडक्टर के साथ रिलेट कर देता है। वो सोचता है गैलियम आर्सेनाइड कहीं ना कहीं
पता नहीं बच्चा को वो लगता है ना कि उन्हें सिलिकॉन जर्मेनियम पढ़ा है तो गैलियम आर्सेनाइड, उसको लगता है कि भैया सेमीकंडक्टर से, लेकिन नहीं है। तो ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओम्स लॉ सिर्फ यहीं तक फॉलोड है। उसके बाद ये नॉन लीनियर रीजन है, और ये तो नेगेटिव, ये तो बहुत अलूल जलूल सा रीजन स्टार्ट हो जाता है। ये रीजन आप समझ रहे हैं, वोल्टेज इस तरफ बढ़ रही है लेकिन करंट कम हो रहा है, बहुत ही अजीब सा रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये ग्राफ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरूर करिएगा। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके इस तरफ और इस रिंग के उस तरफ, एक रिंग है उस पर चार्ज डाल दिया तो उस रिंग के सेंटर से इस तरफ और सेंटर से अंदर की तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो ये ग्राफ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग कंडक्टर, इसको आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए डाला है, सिलेबस में है, बहुत लीनियरली, शुरुआत में लीनियरली और फिर 1/r के तरीके से ये डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद एट अ पॉइंट एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड का, ऑल्दो सोलेनॉइड की कोई डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ग्राफ एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां से आपके पास चैप्टर 4 से सिर्फ यही ग्राफ है। चैप्टर जो 5 है, यहां से आपके पास सस्पेक्टिबिलिटी से ग्राफ आ सकते हैं। तो भैया डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की सस्पेक्टिबिलिटी के ग्राफ आपके सामने हैं। ये ग्राफ ऐसे क्यों है, इसके लिए आप सीधा जाइए फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे और उसमें मेरा वन शॉट देखिए। वन शॉट में मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, और सस्पेक्टिबिलिटी के साथ साथ जो और फर्दर प्रॉपर्टीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर से आपको पूछी जा सकती है। इस चैप्टर में सिर्फ यही करना है आपको। चैप्टर 6 में आपके मजे हैं, कोई भी ग्राफ नहीं है। चैप्टर 7 विच इज AC, इसमें बेटा आप देखिए RLC के अलग अलग ग्राफ हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो फेजर पे हम इनको देखते हैं वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेडेंस ट्राइंगल इसको बोलते हैं। ये ग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ग्राफ का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ चैप्टर 7 में आपको ऐसा रेजोनेंस वाला एक ग्राफ आपको देखने को मिलता है। इसको ये आमतौर पर रेडियो ट्यूनिंग का ग्राफ है। ऑल्दो रेडियो ट्यूनिंग CBSE के सिलेबस में नहीं है, बट जो केस स्टडी आपके पास आता है तो वहां अगर आपको ये देखने को मिल जाए तो इससे घबराइएगा मत, एक बार जरूर देखिएगा सर, ठीक है। उसके बाद ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां आपको मिलती है, इस फ्रीक्वेंसी पे XL XC के बराबर है। अब ये प्लॉट कैसे करा है, तो इसका फेमस फॉर्मूला आपको पता होगा। XL का फॉर्मूला आपको पता है कितना है, 2πfl, और XC का फॉर्मूला 1/2πfc। तो ये XC जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए XL का ग्राफ सीधा बना और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां ये मिल जाए वहां रेजोनेंस मीट कर जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा बच्चों वाला ग्राफ है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। उसके बाद चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। इसमें सिंपल यही ग्राफ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और सेम फेज में रहती है। अब ये कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, परपेंडिकुलर भी है सेम फेज में, ये क्या मास्टर बकवास कर रहा है, लेकिन इसको समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बनाने को मिल सकता है बेटा। उसके बाद आते हैं आपके ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में प्रिज्म का ये डायग्राम है, बहुत बेसिक सा डायग्राम है। एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, बकायदा इसकी डेरिवेशन आती है। और उसके बाद मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम ये ग्राफ पढ़ते हैं। ये ग्राफ याद रखिएगा, ये ग्राफ कोई पैराबोला नहीं है, जस्ट टिल्टेड है टुवर्ड्स राइट। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ये पूरा ग्राफ मैंने सारा कुछ बना दिया है। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि ये ग्राफ है और मैं ये ग्राफ बता रहा हूँ। इट डजंट मीन कि बाकी सारे जो इसमें ग्राफ्स हैं, बाकी सारे जो डायग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसमें कोई खास ग्राफ नहीं आता, लेकिन ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 10 में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी का। देखिए सारी इंटेंसिटी सेम है, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी कम हो रही है, तो यानी ये डिफ्रैक्शन है, ये इंटरफेरेंस है। तो ये दोनों ग्राफ का आपको आइडिया बिल्कुल होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इंटेंसिटी के फॉर्मूले आप जरूर देख लीजिएगा, एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया है। अगर आपको सही लगे, आपके पास नोट्स में है तो बढ़िया है, वरना आप यहां से देख सकते हैं। चैप्टर 11 पे आते हैं। 11th में भर भर के ग्राफ है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका वन शॉट देखो तुम, मेरा मजा आ जाएगा। चैनल पे जाओ फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और देखो वन शॉट, सारे ग्राफ्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। जैसे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ है, लीनियरली है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ग्राफ ना
पोटेंशियल पे आपको काफी दिखेंगे। अब ये पोटेंशियल पे 2 क्यों बना रखे हैं? क्योंकि ये अलग अलग इंटेंसिटी पे है और ये अलग अलग मतलब ये अलग अलग इंटेंसिटी पे है और ये अलग अलग इसका फ्रीक्वेंसी पे है, इसलिए अलग अलग इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। तो ये बहुत आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का ग्राफ है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे ही क्यों बनते हैं, इसको अगर मैं समझाने पे आऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर रहेगा आप ये ग्राफ्स बिल्कुल मिस मत करना, इसको स्टार मार्क करिए और वन शॉट पे जाके सिर्फ ये ग्राफ समझ लो, तुम्हें मजा आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहो तो बस ग्राफ याद कर लेना, ये सारा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद 12th पे आ जाओ। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपसे ये बिल्कुल देखने को मिलता है। जो रदरफोर्ड का मॉडल था, वो रदरफोर्ड के मॉडल में ये ग्राफ से सवाल बिल्कुल आता है। तो इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं बेटा। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप इसमें सारा का सारा जो न्यूक्लियर फिजन है वो आपको यहाँ मिलता है, फ्यूजन आपको यहाँ मिलता है। अब क्यों फ्यूजन वहाँ मिलता है, फिजन यहाँ क्यों मिलता है, ये पता होना चाहिए। लास्ट मोस्ट स्टेबल एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी से पहले कौन सा होता है, तो बिस्मथ होता है, इसकी जानकारी आप रखिएगा। उसके साथ साथ ये आपको ये बताना चाहिए कि ऑक्सीजन, कार्बन और नीचे ये नाइट्रोजन और लिथियम, या हीलियम के नीचे लिथियम और उसके बाद कार्बन इसके ऊपर। तो ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं जिगजैग वाला पैटर्न है। इससे आपको क्या पता चलता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सीबीएसई इसके बारे में बिल्कुल बात कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ग्राफ है, ये बेसिकली आपने 11th में भी ऐसा सा ग्राफ देख रखा है। तो इसमें बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है ये उस पे ग्राफ है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अब बढ़ेगा या घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह बढ़ेंगी ही, तो अनस्टेबल होगा ही, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए वो वापस उसी जगह पे आएगा। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जरूर एक बार इसको मार्क जरूर करिएगा। आइए आखिरी चैप्टर में देखते हैं। इसमें बेटा ये एक आइडियल केस आप जरूर पता होना चाहिए। देखिए ये तो सब बच्चों को पता ही है, डायोड का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं, ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसके अलावा ये आइडियल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। बच्चे को समझ नहीं आता वो इधर कर दे या नीचे कर दे, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आरएलसी क्या गया, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट और आउटपुट क्या मिला है। जाहिर सी बात है हाफ वेव मिलेगा, इसमें पूरा फुल वेव मिलेगा। तो ये इनपुट आउटपुट जो है ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में फर्क होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होता है, यहाँ पे आपका ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होता है। और इसी के साथ ये वीडियो होता है यहाँ खत्म। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई नो आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हैं, बहुत से बच्चे चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से पास हो जाएं। पास होने के क्या तरीके हैं उसके लिए वीडियो आ रहा होगा, उसको देखो और बढ़िया से पास हो जाओगे। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। बाय।